गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप मेरे साथ सीखेंगे कि ईएमएफ, वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप में क्या डिफरेंस होता है। पीछे की क्लास में कल अपनों ने पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ लिया था कि विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। उसी पे बेस्ड एक और थ्योरी है, उसी के जैसे ये भी मान सकते हैं अपने, जैसे कि ईएमएफ है, वोल्टेज है और वोल्टेज ड्रॉप है, बिल्कुल सिमिलर है। वोल्टेज ड्रॉप भी, वोल्टेज भी और ईएमएफ भी, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस जरूर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ईएमएफ, वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, और क्या डिफरेंस है, कैसे इनको मॉडिफाई किया जाता है, कैसे इनको बताया जाता है, उसके बारे में आज अपने पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है ईएमएफ, वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप। देखो, सब कुछ बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ईएमएफ जो है इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ की जो फुल फॉर्म है वो होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसको हिंदी में बोला जाता है विद्युत वाहक बल। हिंदी में इसको बोला जाता है विद्युत वाहक बल। ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप की अगर अपने बात करें तो इसका अर्थ ये हो गया कि जैसे कोई भी अपने पास रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के अंदर अगर R वैल्यू का कोई रेजिस्टेंस है, इसके अंदर I करंट फ्लो की जाए तो ये रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगा, जिसको I इंटू R से शो किया जाएगा। इस प्रकार से ये वोल्टेज ड्रॉप होता है। और वोल्टेज जो होता है उसको अपने कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। ठीक है। इसी तीनों को, ये तीनों जो राशियां हैं, इसी को अपने एक सर्किट की सहायता से पढ़ेंगे कि ईएमएफ क्या है, वोल्टेज क्या है और वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ईएमएफ और वोल्टेज की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ईएमएफ और वोल्टेज की बात करते हैं कि ईएमएफ क्या होता है और वोल्टेज क्या होती है। ठीक है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर क्या होता है वो मैंने आपको कल बता दिया था। अगर वो सिंपल से इसको पढ़ना चाहे तो आप ये भी देख सकते हो कि जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, जिस प्रकार से एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर दोनों तरफ से पोटेंशियल बराबर हो जाए तो इसके अंदर यानी कि इस प्रकार से V1 और V2 की वैल्यू अगर बराबर हो जाए और दोनों तरफ से सेम पोटेंशियल लगेगा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ना तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर पाएंगे ना इस डायरेक्शन में फ्लो कर पाएंगे। ठीक है। तो सारे जो विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस, सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो रेस्ट पोजीशन में रहेंगे, और रेस्ट पोजीशन में रहने के कारण इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगी किसी भी सर्किट के अंदर से। ठीक है। इसीलिए अपने ये कहते हैं कि किसी भी सर्किट में करंट को फ्लो होने के लिए यह आवश्यक है या बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है कि उस कंडक्टर के ऊपर क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, विभवांतर होना चाहिए। ठीक है। उसी के संबंध में आज अपने ईएमएफ और वोल्टेज की बात करते हैं कि ईएमएफ क्या है और वोल्टेज क्या है। ठीक है। जैसा कि कल अपन ने पढ़ा था कि पहले अपने बात कर लेते हैं वोल्टेज और ईएमएफ की, या ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है। एक तरफ मैं लिखता हूं ईएमएफ, ठीक है, और दूसरी तरफ मैं लिखता हूं वोल्टेज, ईएमएफ और वोल्टेज। ठीक है। अगर समझे अपने इसको एक सर्किट की सहायता से, तो अपने सपोज करो, मान लो आपके पास ये एक बैटरी है। इस प्रकार से मैंने एक बैटरी का सिंबल डिजाइन किया है। आप सभी को पता है बैटरी का सिंबल इस प्रकार से होता है। ठीक है। ये बैटरी का सिंबल मैंने डिजाइन किया और मैंने ये कहा कि ये जो बैटरी है आपके पास में, ये 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है। सपोज करो ये बैटरी आपके पास 12 वोल्ट की है, प्लस और माइनस इसके मैंने सिरे डिनोट किए, और इस बैटरी के ऊपर इस प्रकार से, अभी मैंने इस पर कोई भी लोड या किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं लगाया है। इस प्रकार से इस बैटरी पे मैंने आपको कहा कि आप एक वोल्टमीटर, यहाँ पर जो बैटरी के दोनों टर्मिनल है पॉजिटिव और नेगेटिव, जब आप इस पर एक वोल्टमीटर लगाएंगे या मल्टीमीटर लगाएंगे, मल्टीमीटर भी आपका एक ऐसा डिवाइस है जो कि एसी डीसी वोल्टेज भी माप सकता है और डीसी करंट भी मेजरमेंट कर सकता है, रेजिस्टेंस भी मेजरमेंट कर सकता है। ठीक है। तो क्यों ना आपने यहाँ पर मल्टीमीटर का यूज करें। ठीक है। जब आप यहाँ पर वोल्टेज मापेंगे इसके ऊपर, तो आपको वोल्टेज की वैल्यू जो मिलेगी वो 12 वोल्ट ही मिलेगी। ठीक है। यानी अपने ये कह सकते हैं कि ये 12 वोल्ट जो है ये बैटरी का ईएमएफ है, या जो सेल है या जो वोल्टेज सोर्स है उसका क्या है, ये ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो अपने देखो, इस प्रकार से कोई भी यहाँ पर लोड नहीं है तो क्या कहा जा सकता है कि ईएमएफ जो है, ईएमएफ जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज है इन ओपन सर्किट, यानी कि खुले परिपथ में, यहाँ हिंदी में भी अपने इसको शो कर सकते हैं, यहाँ नीचे लिख देता हूं हिंदी में, खुले परिपथ के दौरान, खुले परिपथ, हिंदी में इसको इस तरीके से लिख सकते हो, खुले परिपथ, या ऐसे भी बोल सकते हैं शून्य भार,
शून्य भार पर किसी परिपथ की वोल्टता उसका ईएमएफ कहलाती है। ठीक है, यानी ईएमएफ क्या हो गया अपने पास में, अगर यहां से भी नोट करें तो ईएमएफ अपने पास में क्या हो गया कि किसी भी सर्किट पर बिना लोड के या ओपन सर्किट के दौरान जो मापी गई वोल्टेज है उसको अपने क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। या फिर एक और भाषा में अपने कह सकते हैं कि ईएमएफ वो वोल्टेज है जो पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखने का, मेंटेन रखने का काम करती है, उसको अपने क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। एक तरीके से आपका फोर्स वर्ड यहां पर आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक बल ही है, ये एक इस प्रकार की यूनिट है या इस प्रकार की राशि है जो पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर को मेंटेन करने का कार्य करती है, या ओपन सर्किट वोल्टेज भी इसको कह सकते हैं। और यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट भी क्या होती है, वोल्ट होती है। जिस प्रकार पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है उसी प्रकार ईएमएफ की जो यूनिट है वो भी क्या होती है, वोल्ट होती है। सेकंड अपनी बात करते हैं वोल्टेज। ठीक है, जैसे इसी सर्किट को आगे अपन ने किया, यहां मैंने सर्किट ड्रॉ कर दिया इस प्रकार से, वही सेम सर्किट है आपके साथ, कुछ भी अलग नहीं है। ये सर्किट है प्लस माइनस 12 वोल्ट की, आपने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी, सेल लगा दिया। उसके बाद में आपने इस सेल के ऊपर आपने देखा कि इस प्रकार से मैंने एक 24 ओम का रेजिस्टेंस लगाया। ठीक है, यानी कि 24 ओम का मैंने एक रेजिस्टेंस यहां पर लगाया, या फिर मान लो कि आर वैल्यू का एक रेजिस्टेंस यहां पर आएगा, और इस रेजिस्टेंस के साथ में जैसे ही ये सेल या बैटरी जुड़ेगी तो सर्किट के अंदर से प्लस से माइनस की, क्योंकि आपकी करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में, या अपने से कहते हैं कि प्लस से माइनस या पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होती है। तो यहां से करंट आई फ्लो करना शुरू करेगी जो इधर से होके और यहां से वापस नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगी। ठीक है, ये एक सर्किट आपके पास पूरा कंप्लीट हो गया है। इस सर्किट में अब आप देखोगे कि आपने यहां पर एक प्रकार से एक लोड लगा दिया है। जरूरी नहीं है कि आप रेजिस्टेंस लगाएं, चलो मैं यहां पर जो है क्या करता हूं, एक एलईडी लगा देता हूं। ठीक है, मैं यहां पर एक एलईडी लगा देता हूं, और एलईडी का एलईडी जो होती है उसका सिंबल भी सभी को पता होता है। इस प्रकार से एलईडी का जो पॉजिटिव भाग है वो पॉजिटिव के साथ जुड़ना चाहिए और नेगेटिव भाग नेगेटिव के साथ जुड़ना चाहिए। तो ये आपके पास में एलईडी जो है इस प्रकार से लग गई है। ठीक है, ये एलईडी का जो है ये एनोड भाग होता है और ये कैथोड भाग होता है। ठीक है, जैसे ही एलईडी को आपने सेल के साथ में या बैटरी के साथ में लगाया, एलईडी ग्लो करना शुरू कर देगी, प्रकाशित होना शुरू हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो वोल्टेज आपकी पहले सेल या बैटरी में निहित थी वो वोल्टेज अब किसको मिलेगी, सेल या बैटरी की सहायता से किसको मिलेगी, वो एलईडी को मिलेगी। तो एलईडी ग्लो करना शुरू कर देती है। ठीक है, अब जो ये 12 वोल्ट है वो एलईडी को अगर मिलेगी तो इसकी वैल्यू जो है वो 12 वोल्ट से क्या आएगी, कम आएगी। मतलब एलईडी को जो वोल्टेज मिलेगी वो 12 वोल्ट से कम वोल्टेज होगी, उसको अपने कहेंगे वोल्टेज, या उसी को अपने ये भी कह सकते हैं विभवांतर। ठीक है, विभवांतर भी कह सकते हैं, या एक और शब्द यहां पर आप इसको कह सकते हो कि एलईडी के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप अगर मैं बात करूं तो वीडी बराबर निकाल सकते हैं आई इंटू में आर। ठीक है, आई इंटू में आर डी। आर डी का मतलब हो गया इससे जो आपके पास में ये एलईडी है इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, हमेशा जो है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ड्रॉप का मान जो है वो सेल या बैटरी के ईएमएफ से कम ही होता है। क्यों? क्योंकि सेल और बैटरी जो होती है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है जो कुछ ना कुछ वोल्टेज क्या कर जाता है, ड्रॉप कर जाता है। तो आपको आज आपने सीखा कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क होता है। अगर दूसरी परिभाषा में यहाँ पर लिखूं जो वोल्टेज ड्रॉप है इसकी, तो अपने ये कहेंगे कि वोल्टेज जो है मैक्सिमम वोल्टेज इन क्लोज सर्किट या बंद परिपथ में अधिकतम वोल्टता। बंद परिपथ में अधिकतम वोल्टता किसी सर्किट की बंद परिपथ में जो अधिकतम वोल्टता है वो उसका क्या कहलाएगी, वोल्टेज कहलाएगी। ठीक है, तो आज आपने ईएमएफ और वोल्टेज के बारे में पढ़ा। अब अपने करते हैं वोल्टेज या ईएमएफ जो होता है जब किसी सर्किट को दिया जाता है तो सर्किट में जितने भी एलिमेंट्स जुड़े होते हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस है, चाहे कैपेसिटर है, चाहे इंडक्टर है, वो सारे कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप करते हैं। उस वोल्टेज ड्रॉप को कैसे ज्ञात किया जाता है उसके लिए कुछ नियम है, वो मैं आपको बता देता हूं। वो पहले पढ़ते हैं।
आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आए या कुछ डाउट लगे तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो आपका वो डाउट जो है या ऐसा कोई टॉपिक जो आपको समझ नहीं आए या ऐसा कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि आप लोगों को विद प्रैक्टिकल समझाया जाए तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। और पॉसिबल होगा या पॉसिबल जरूर होगा कि आपके लिए एक ऐसी क्लास तैयार की जाए कि प्रैक्टिकल सहित आपको ये चीज समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट अपने पढ़ने जा रहे हैं नियम, लॉ। नियम किस चीज के कि जो ईएमएफ है उसको अगर किसी भी सर्किट में अलग अलग एलिमेंट पर ड्रॉ किया जाए तो किस टाइप से अलग अलग एलिमेंट पर ड्रॉ होता है या बढ़ता है, उसको अपने देखते हैं दो तरीके से। देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है वोल्टेज डिवीजन। डिवीजन का मतलब हो गया या डिवाइड भी बोल सकते हो आप इसको, वोल्ट का विभाजक। हिंदी में अपने इसके लिए लिख सकते हैं वोल्ट का विभाजन, वोल्ट का विभाजन, ठीक है। अब चाहे वो किसी पॉइंट पर है या किसी सर्किट में है, उसको कैसे याद किया जाए कि वोल्ट का विभाजन क्या होगा, उसको आप ध्यान से समझना। दो तरीके से इसको समझेंगे अपने, एक तो वोल्ट का विभाजक नियम की सहायता से और एक अपने सीधे अगर किसी सर्किट में पढ़ना चाहे तो कैसे पढ़ेंगे। देखो अगर मैं एक सर्किट ड्रॉ करता हूं इस प्रकार से, ध्यान से समझना आप लोग बच्चे। इस प्रकार से मैंने एक सर्किट ड्रॉ किया है, कुछ रेजिस्टेंस शो है। मैं भी सीरीज पैरेलल की बात नहीं करूंगा, फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूं कि वोल्टेज जो आप किसी सर्किट के अंदर ड्रॉ करते हो कैसे ड्रॉ होती है। ना मैं भी सीरीज की बात कर रहा हूं और ना ही मैं भी पैरेलल की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ इस प्रकार से एक रेजिस्टेंस शो किया आपने, एक रेजिस्टेंस यहाँ शो कर दिया और एक रेजिस्टेंस आपने यहाँ शो कर दिया, ठीक है। आपके पास रेजिस्टेंस में ये बिंदु A है, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने B दे दिया, यहाँ एक पॉइंट C दे दिया और यहाँ एक पॉइंट मैंने D दे दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक पॉइंट A to D के बीच में 3 रेजिस्टेंस है, इनको शो कर दिया। मैंने बोल दिया ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है और ये रेजिस्टेंस क्या है R3 है, ठीक है। ध्यान से समझना थोड़ा सा इसको। इसकी जो वोल्टेज है वो VR1 है, इसकी वोल्टेज VR2 है और इसकी वोल्टेज VR3 है। बिल्कुल सिंपल है। इसी को आगे जाके अपने केवीएल का नाम भी देते हैं कि जो वोल्टेज लॉ भी कहा जाता है या ओम्स लॉ भी कहा जाता है। ओम्स लॉ से भी ये चीज ज्ञात होगी, लेकिन फिलहाल अपने वोल्ट का विभाजन पढ़ रहे हैं कि एक सर्किट में वोल्टेज का विभाजन कैसे आता है। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है पॉइंट बी पर पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना होगा, या पॉइंट सी पर विभव बताओ कितना होगा, पॉइंट डी पर विभव बताओ कितना होगा, सी टू डी विभव कितना होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको बोला जाए कि बिंदु बी पर अगर आपको पोटेंशियल निकालना हो तो आप क्या निकालेंगे, VB। बिंदु बी पर निकालना हो, यहां अगर मैं शो करूं तो इस प्रकार से शो कर सकते हैं आप लोग कि बिंदु बी पर अगर आपको वोल्टेज निकालनी है, यहां से यहां शो कर देता हूं मैं, तो इस पर जो वोल्टेज आएगी आपकी बिंदु बी पर, उसको आप लिखेंगे VB बराबर VR1, यानी R1 जो वोल्टेज ड्रॉप करेगा वही जो आपकी वोल्टेज होगी वो बिंदु बी पर होगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर आपको मैंने कहा कि आप लोग जो है वो बिंदु, यहां शो कर देता हूं मैं, थोड़ा इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। VB का जो वैल्यू है वो VR1 के इक्वल होगी इस टाइप से, ठीक है। अगर आप लोग बिंदु C पर या पॉइंट जो C है इस पर पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करें पॉइंट सी के ऊपर, तो आप क्या लिखेंगे कि पॉइंट सी पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा। देखो इसको लिखेंगे अपने VC से, तो VC बराबर आ जाएगा V या जैसे मैं ऐसे कहता हूं B से C। अगर B से C की वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है आपको तो वो किसके बराबर आ जाएगी, R2 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। और अगर मैं आपको ये कहूं कि आप लोग C से D के बीच में वोल्टेज ड्रॉप निकालिए तो आप कैसे निकालोगे, VCD इक्वल टू किसके हो जाएगा, V यहां पर आएगा VR2 और यहां आ जाएगा VR3। इस टाइप से जो है वो एक सर्किट के अंदर आप वोल्टेज VB ज्ञात कर सकते हो, B से C ज्ञात कर सकते हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपने AB। VAB की वैल्यू VR1 के इक्वल आएगी, VBC की वैल्यू VR2 के इक्वल आएगी और VCD की वैल्यू जो है VR3 के इक्वल आएगी, ठीक है। अगर पॉइंट की बात करें,
ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि इस पॉइंट पर कितना विभव आएगा, तो पॉइंट पर अगर बात करें, इस पॉइंट की बात करें तो विभव आएगा VR1 के बराबर। इस पॉइंट पर बात करें तो विभव आएगा VC पॉइंट पर। तो अगर VC पॉइंट की बात करें तो VC पर आ जाएगा VR1 प्लस में VR2। इन दोनों का एडिशन जो है वो इस पॉइंट पर है, पोटेंशियल है। और अगर D पॉइंट पर पोटेंशियल की बात करेगा तो VD की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी VD बराबर VR1 प्लस VR2 प्लस VR3। मतलब D पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो सभी जो वोल्टेज ड्रॉप्स हैं इनका क्या होगा, अलजेब्रिक सम होगा, ठीक है। तो ये आपने देखा कि एक सर्किट के अंदर वोल्टेज जो अलग अलग रेजिस्टेंस है उस पर ड्रॉप कैसे निकलती हैं, और पॉइंट पोटेंशियल जो है यानी एक पॉइंट पर जो विभव आपको निकालना है वो कैसे निकलेगा, वो आपने इस सर्किट के अंदर ड्रॉ करके सीख लिया है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है एग्जाम में। और सबसे अच्छी चीज तो ये है कि क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन आपको जो है वो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी फील्ड में काम करते हो तो आप लोगों को वहां पर हर एक चीज का पता होना चाहिए, ताकि आपके साथ में एक्सपीरियंस अच्छा रहे और आप जो है किसी भी प्रकार की दुर्घटना का शिकार ना हो, ठीक है। इसलिए आपको इलेक्ट्रिकल की हर छोटी यूनिट का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कैसे काम करती है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है अपने पढ़ते हैं वोल्टेज डिवाइडेशन लॉ, ठीक है, या वोल्टता विभाजक नियम। आगे नेक्स्ट आपके पास है वोल्टता विभाजक नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वोल्टता विभाजक नियम। इसको बोलते हैं वोल्टता विभाजक नियम, वोल्टता विभाजक नियम या वोल्टेज डिवाइडेशन लॉ। वोल्टेज डिवाइडेशन लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी रेजिस्टेंस पर अगर वोल्टेज ड्रॉप आपको ज्ञात करनी है तो इस नियम से आप ज्ञात कर सकते हो। जैसे कि आपके पास में ये रेजिस्टेंस का एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये रेजिस्टेंस है आपके पास में इस प्रकार से एक सर्किट ड्रॉ किया मैंने। ये रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस R2 है। अगर आपको मैं कहूं कि इस सर्किट के अंदर आप वोल्ट का विभाजक नियम लगाकर R1 पर वोल्टेज ड्रॉप और R2 पर अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप निकालो तो कैसे निकालोगे आप। इसके अंदर अगर मैं बोलूं VR1 की वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है, और यहाँ पर VR2 भी एक वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है, और टोटल वोल्टेज ड्रॉप वो क्या है, V है। तो किस टाइप से निकालेंगे अपने, देखो आप लोग याद रखेंगे कि VR1 के लिए अगर वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो VR1 इक्वल टू, इसके लिए वोल्टेज ड्रॉप अगर निकालना है तो VR1 इक्वल टू ऊपर R1 यानी जिस रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप निकालना है वो रेजिस्टेंस अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, सीरीज में है तो सीरीज में, पैरेलल में है तो पैरेलल में, R1 प्लस में R2 इनटू में टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज कौन सी है, जो आपको बाहर दी हुई है सेल के अंदर, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पास में R1 पर वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा, ठीक है। और अगर R2 पर वोल्टेज ड्रॉप निकालना हो तो R2 बराबर R2 अपॉन में R1 प्लस में R2। ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है आपके किसी भी रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करने का। अन्यथा तो आप क्या करोगे, पहले आप क्या करोगे, वोल्टेज से इनको सीरीज में जोड़ोगे, सीरीज में जोड़ने के बाद टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे, फिर टोटल करंट निकालोगे, फिर उस करंट का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग निकालोगे, ठीक है। अगर आपका सीधा क्वेश्चन आ जाए, वोल्टेज देके आपसे पूछ ले कि इसका वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग निकालो, तो बिल्कुल सिंपल है, आप ये फॉर्मूला लगाओगे वोल्टेज विभाजक नियम, ठीक है। अब इस वोल्टेज विभाजक नियम के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन करें तो देखो कैसे आएगा। आपको मैंने कहा पीछे वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। 12 वोल्ट की बैटरी में मैंने ये कहा ये रेजिस्टेंस भी 12 ओम का है और दूसरा रेजिस्टेंस ये भी कितने ओम का है, 12 ओम का है। दोनों रेजिस्टेंस 12 ओम के हैं। और अगर आपको पूछा जाए कि इसकी वोल्टेज ड्रॉप और इसकी वोल्टेज ड्रॉप निकालो तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितनी आएगी, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको निकालना है कितने ओम के लिए, 12 ओम के लिए VR1, तो VR1 वोल्टेज ड्रॉप R1 यानी कि 12 अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, देखो फॉर्मूला मैं लिख ही देता हूं यहां पर, R1 प्लस में R2 इंटू में V,
ठीक है, इसको आगे अपने करते हैं। यहां से देखेंगे आप लोग कि R1 का मान आपके पास 12 है, टोटल रेजिस्टेंस आपके पास 12 प्लस 12 24 हो जाएगा, इनटू में कितने वोल्ट आ जाएगी आपके पास में 12 वोल्ट। ठीक है, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके सामने 12 और 12 कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा। आगे बात समझ में ये, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे कट जाएगा 12 2 24 और ये इससे कट जाएगा तो 6 वोल्ट, यानी कि ये आ गया कि यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप करेगी वो 6 वोल्ट करेगी, और दूसरे पर बची हुई वोल्टेज कितनी है 6 वोल्ट, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 6 वोल्ट ही आएगा। कैसे, दूसरा रेजिस्टेंस भी 12 का अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस इनटू में टोटल वोल्टेज, 12 2 24 और 2 सिक्के 12। ठीक है, तो दोनों ही रेजिस्टेंस जो है वो 6 वोल्ट डिफरेंस से ड्रॉप करेंगे। पर ये जरूरी नहीं है कि वोल्टेज ड्रॉप बराबर हो, वो आप क्वेश्चन को कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल मेथड से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपका जो है वोल्टेज विभाजक नियम कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इस नियम से कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है उसके अंदर आपको ओम्स लॉ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, IR ड्रॉप्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे नियम से आप सीधा वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हो किसी भी सर्किट के अंदर। ठीक है, पढ़ाया क्यों जाता है, ताकि सर्किट जो है उसको इजीली सॉल्व किया जा सके। ठीक है, आज देखो हमने क्या पढ़ा, EMF, वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस, IR ड्रॉप्स पढ़े हम लोगों ने। ठीक है, सभी की यूनिट क्या होती है वोल्ट होती है। फिर आपने वोल्टेज का विभाजन पढ़ा अलग अलग सर्किट में, या सर्किट के अंदर वोल्टेज का विभाजन किस टाइप से होता है। फिर आपने पढ़ा वोल्टेज विभाजक नियम। ठीक है, विभव विभवांतर से रिलेटेड कंप्लीट जो डाटा है वो कंप्लीट हो चुका है अपनी तरफ से। ठीक है, अब कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें अपने बारे में पढ़ेंगे करंट के, धारा के बारे में। फिर आपको विभव में, धारा में और पावर में, तीनों में डिफरेंस करके या रेजिस्टेंस पढ़ा के अपने कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि आपको ये जो अपने पढ़े हैं सारी थ्योरी ये इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ आ रही है तो आपके जितने भी स्टूडेंट्स आपके साथी हैं जो इलेक्ट्रिकल को इजी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, उनके साथ में इस क्लास को शेयर करो और उनको बताओ कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल को बिल्कुल एकदम आपकी भाषा में समझाया जा रहा है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों ही लैंग्वेज का यूज कर रहा हूं मैं, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। और मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप किसी बच्चे को ये थ्योरेटिकली नहीं समझ में आ रहा तो आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको सर ये नहीं समझ आ रहा हमें, आप कृपया हमें प्रैक्टिकल से बताएं, तो मैं आपको बिल्कुल आपके लिए कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिकल भी इस टॉपिक का या जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा उसका कराया जाए। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी इतनी रहेगी स्टूडेंट्स। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू।